हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। अध्याय 181। पेंट हाउस के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं और लड़के इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उस दिन क्या करने की जरूरत है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ज़ॉम्बी की लहर एक सप्ताह से कुछ अधिक समय में हम पर हमला करने वाली थी। जब मैंने कुछ कहा तक नहीं तो वान चाओ ने आवाज लगाई, अंदर आओ। चेन जी हान और लियू वेई मेरी कुर्सी के पीछे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, क्योंकि हमारे घर में कोई बाहरी व्यक्ति आने वाला था। दरवाजा खुला और रेन रू जुआन एक अजनबी के साथ अंदर आया। उस अनजान आदमी को देखकर मेरे साथियों में तनाव बढ़ गया। रेन रू जुआन ने परिचय देते हुए कहा, मैं सिटी वाई अभयारण्य अड्डे से द्वितीय लेफ्टिनेंट जुन कियान बुओ हूँ। वान चाओ ने हाथ के इशारे से रेन रू जुआन को विदा कर दिया। दरवाजे पर केवल नवविवाहित व्यक्ति ही रह गया। जनरल, उसने सावधान मुद्रा में खड़े होकर सलाम करते हुए कहा। हम सबने वान चाओ की ओर ध्यान दिया और मुस्कुराए। हमारी बैठने की स्थिति को देखकर कोई यह नहीं सोचेगा कि ये द्वितीय लेफ्टिनेंट दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति पर आगे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन मुझे क्या पता था। मैंने हैरानी और थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या इस प्रांत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता? पता है, अगर हम सिटी एज में होते तो हमारे लिए भी यही हाल होता, लियू यूजेग ने खुद और चेन जी हान के बीच इशारा करते हुए कहा। शायद हमें घूमने का प्लान बनाना चाहिए, मैंने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। हम ज़ोंबी विद्रोह के बीच सिटी एज की यात्रा पर सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि आप ये साबित कर सके कि आप वान चाओ जितने ही लोकप्रिय हैं। ऐसी बातचीत जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। भाग 1। ज्यादा लोकप्रिय, लियू यूजेग ने सोफे पर पीछे झुकते हुए और हाथ बांधते हुए जवाब दिया। और मुझे लगता है कि हम विद्रोह खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं। इस बार मैं अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। नए आए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुझे पता चल गया कि वह यहाँ क्यों आया था। दुर्भाग्य से उसने वान चाओ से अपनी नजरें नहीं हटाईं, मानो वही कमरे का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। मेरी बाहें उस कंबल पर टिकी थी जिसे चेन जी हान ने मेरे बैठते ही मेरी गोद में डाल दिया था। द्वितीय लेफ्टिनेंट ने मेरी तरफ देखा और फिर वान चाओ की तरफ, यह न जानते हुए कि किससे बात करें। उससे बात करो, वान चाओ ने कमरे में सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। मेरी ओर मुड़कर देखते हुए दूत ने अभिवादन किया। महोदय, उसने कहा, उसकी नजरें अब भी मुझ पर और वान चाओ पर टिकी हुई थी। ये देखते हुए कि अब दुनिया का अंत निकट है, मेजर जनरल डैंग जून ही का मानना है कि हम मनुष्यों को इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर मानवता को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए एक होकर काम करना चाहिए। ये तो बहुत प्यारा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि दुनिया 4 बार और खत्म होती है। मतलब, पहले ईएमपी, फिर ज़ॉम्बी, फिर सामान की कमी, फिर सामान के लिए लड़ाई और आखिर में मौत। मतलब, ये तो एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं है। वह आदमी मुझे ऐसे घूर रहा था मानो मेरे 2 सिर उगाए हों। उसे सीधी बात करना पसंद है, लियू वेई ने कहा और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मेजर जनरल डैंग जून ही। उसे डर है कि इस वक्त ज़ॉम्बी का झुंड उस पर टूट पड़ेगा और वह चाहता है कि लोग उसके लिए जान दे दे, मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा, और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मतलब, हम सब जानते थे कि वह यहाँ क्यों आया है। इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं था। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, मेरे मन की गहराई से एक शांत आवाज आई। मैं जिद्दी बनकर उस आवाज के सुझाव के ठीक विपरीत करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि यह फैसला सिर्फ मुझे ही नहीं लेना है। आप जाकर लॉबी में आराम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या फैसला किया है, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा और लियू वेई कुर्सी के चारों ओर घूमकर संदेशवाहक को दरवाजे तक ले गए। जब हम 5 ही बचे तो चेन जी हान और लियू वेई अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ठीक 1 हफ्ता, लियू यूजेग ने कहा। उनके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान मजाकिया से ज्यादा व्यंग्यात्मक थी। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हम जानते थे कि वे आ रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पूरा अड्डा कुछ ही घंटों में तबाह हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम मदद करने जाएंगे या नहीं। और अगर हम जाते भी हैं तो हम किस पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे ठिकाने को कब्जे से बचा सके। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपनी जगह से गर्मागर्म हॉट चॉकलेट का प्याला निकाला और ऊपर तैरते मार्शमेलो को देखती रह गई। एक छोटा सा घूंट लेकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लड़कों ने मुझे जल्दी नहीं की।
ये पहली बार जैसा नहीं था जब उन्होंने लगभग मुझसे फार्म छोड़ने की मांग की थी। इस बार यह मेरा अपना फैसला होना था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। और मन में एक बेचैनी सी बनी हुई थी कि मुझे वहां होना जरूरी था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा हूं और मुझे अज्ञात की ओर कदम बढ़ाना ही होगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे अनिश्चितता से नफरत थी, और चूंकि मैंने 1.5 साल तक 2 अलग अलग ठिकानों के लिए सामान इकट्ठा करने में जी तोड़ मेहनत की थी, इसलिए मैं इस ठिकाने को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कहीं ऐसा न हो कि मैं वापस न लौट पाऊं। हम वापस आएंगे, वांग चाओ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी को तो मन पड़ने वाले ही जान सकते हैं। मैंने हॉट चॉकलेट का एक और घूंट लेते हुए जवाब दिया, तुम्हें ये पता नहीं है। असल में मुझे पूरा यकीन है कि तुमने तो यहाँ तक कह दिया था कि रेंच के बारे में तो तुमने पहले भी यही बात कही थी। उसके करियर के चुनाव के कारण उसके परिवार ने उसे त्याग दिया। ब्रेनबेरीज, हम में से जो लोग मन की बात नहीं जान सकते, उनके लिए बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लियू यूजेग ने सोफे के पीछे अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, कई बातें हैं। मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने इसमें जो भी सामान लगाया है वो सब बेकार है, लेकिन हमें एक स्थायी ठिकाना चाहिए। मैंने सोचा था कि फार्म हाउस ठीक रहेगा, लेकिन वो बात बिगड़ गई। मैं यही जगह चाहता था, लेकिन अब शायद हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार जगह नहीं बदल सकता। ठीक है, लियू वेई ने सिर हिलाते हुए कहा। और क्या? मैंने स्वीकार किया, उसके आधार में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और अगर हम इसे नष्ट करने जाएं तो? चेन जी हान ने अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाए, उंगलियों को आपस में जोड़कर मेरी ओर देखते हुए पूछा। ओह, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तुम उसे मार नहीं सकते, तुम्हें उसकी जरूरत है, ठंडी आवाज आई। खैर, कम से कम ये शांत आवाज तो नहीं थी, लेकिन अब मैं उसे मारने के पक्ष में पक्की तरह खड़ी हो गई थी। सच में, अगर वे नायिकाओं को जिंदा रखना चाहते थे तो उन्हें मुझे उनके रास्ते में नहीं लाना चाहिए था। मेरी चीजें छीनने का एकमात्र तरीका मुझे मारना था, और हर बार जब मैं दोबारा जिंदा होता तो मुझे मारना और भी मुश्किल होता जा रहा था। तो हम उनकी मदद करने वाले हैं? वांग चाओ ने पुष्टि के लिए कमरे में चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने आधे मन से गुस्से में गुर्राते हुए जवाब दिया, हम किसे जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? हम रेन रुओ जुबान और हुआले यान को छोड़ देंगे, एक रसद के लिए और एक सैन्य के लिए, लियू वी ने सुझाव दिया। मैंने पूछा, हम कितने आदमियों को ले जा रहे हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने पिछले सप्ताह में कितनी योजना बनाई थी। हम लगभग 100 ही लेंगे, लियू यूजेग ने उत्तर दिया। मेरे 50 आदमी और वांग चाओ के 50 आदमी। लगता है तुम लोगों ने इस बारे में बहुत सोचा है, मैंने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। ये तुम्हारे नहीं है, फुफकारती हुई आवाज आई। बेशक ये उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस पर उन्हें चलना चाहिए था। आखिर उनकी मंजिल तो बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। क्या तुम लोग मेरी बात अनसुनी करके जाने का इरादा रखते थे? मैंने फुसफुसाती आवाज को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पूछा। मुझे कोई फार्मेसी ढूंढनी होगी और देखना होगा कि क्या मुझे वो दवाएं मिल सकती हैं जिनसे ये लोग चले जाएं। नहीं, वांग चाओ ने कहा, उनकी निगाहें पूरी तरह मुझ पर टिकी हुई थी। हमने दोनों ही परिस्थितियों के लिए योजना बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमें सिखाया था। ठीक है, तो इस आदमी को पता था कि मुझे खुश रखने के लिए क्या कहना है। ठीक है, मैंने आंखें बंद करते हुए कहा। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बुरी स्थिति में मैं सबको अपने पास बुला सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही हम बाहर आएंगे हमें ठीक उसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रेनरू जुबान से कहो कि वह संदेशवाहक को बुलाए, हम उसे अपना जवाब दे देंगे। दुनिया का अंत नजदीक आ रहा था एक बार फिर, और मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। अध्याय 182। जैसे ही संदेशवाहक हमारे घर में दाखिल हुआ, मैंने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम कम से कम 1-2 दिन तक नहीं निकलेंगे। मुझे सामान वगैरह का इंतजाम करने में कम से कम 1 दिन लग जाएगा। उम्मीद है कि सिटी वाई जाते समय हम खुद भी कुछ शिकार कर पाएंगे। संदेशवाहक चिंतित लग रहा था, लेकिन उसने सावधानी से सिर हिलाया। क्या आप सहमत नहीं हैं? मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने वांग चाओ की ओर देखा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे बात करे या नहीं। चलिए, मैं हम सबकी जिंदगी आसान बना दूं। मैंने अपने पैर आगे की ओर मोड़कर और बाजू कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिकाते हुए कहा।
मेरे पीछे 2 विशालकाय लोग पहरा दे रहे थे, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि मैं अपनी बात मनवा लूंगी। जब तक वान चाओ बोल नहीं रहे हैं, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि वे सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ वे मेरे जनरल हैं। समझे, यदि कोई निर्णय लेना हो, कोई आदेश देना हो, तो वह मेरे माध्यम से ही होगा। यदि मैं उपस्थित नहीं हूं, तो यह मेरे किसी जवान द्वारा संभाला जाएगा। मैंने अपने सामने खड़े आदमी को घूर कर देखा और उसे घबराते हुए देखा। इस बार उसकी नजर लियू वेई पर पड़ी। मेजर, उसने हिचकिचाते हुए स्वर में पूछा। लियू वेई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि झपकाने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने पूछा, क्या आप समझते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं समझते हैं, तो हमें यहाँ रहने में बहुत खुशी होगी। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी मौत पक्की है, दूसरे लेफ्टिनेंट ने सीधे खड़े होते हुए कहा, इस बार मेरी तरफ देखते हुए। इस गिरोह को तुम्हारे अड्डे पर हमला करने से रोकने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें सिटी वाई में ही रोक दिया जाए। मुझे उसकी नादानी पर हंसी आ गई। क्या उसे सच में लगता था कि दुनिया आज भी ऐसे ही चलती है? एक काम करो, एक तुम करो। ये सोच तो जल्द ही बदल जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि असल में उनके साथ क्या होने वाला है। सच तो ये है कि अगर लोग ज़ॉम्बीज़ को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे से चुपके से निकल जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ठीक है, तुम यही सोचते रहो, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। हम 2 दिन में निकलेंगे। जिसे भी बताना हो बता देना, लेकिन याद रखना, यह अड्डा मेरा है। यहाँ के लोग मेरे हैं, वे सिर्फ मेरे आदेश मानेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे सम्मान के बुनियादी नियम दिखा दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेकार समझ लूं। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैं खड़ी हुई और रसोई की ओर चली गई, पुरुषों को खुद ही मामले को सुलझाने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें समझ आया कि तुमसे कहाँ गलती हुई? वांग चाओ ने सोफे पर बैठे बैठे पूछा। ली दाइलू के जाने के बाद लियू वेई और चेन जी हान अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और चारों उस संदेशवाहक को घूरने लगे जो अभी तक गया नहीं था। जी नहीं, महोदय, शुन कियानबुओ ने अपने सामने खड़े लोगों को देखते हुए स्वीकार किया। उनमें से 2 को वह नहीं जानता था, लेकिन उसने उनके भीतर मौजूद खून खराबे वाली आभा को पहचान लिया, जो दशकों तक युद्ध क्षेत्रों में रहने वालों जैसी थी। जनरल और मेजर के साथ मिलकर अभयारण्य पहुंचने पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस खतरे का सामना किया है, लियू यूजेग ने सिगरेट निकालते हुए कहा, लेकिन उसे जलाया नहीं। वह इस अड्डे की कमांडर हैं। उन्हें एक तरह से पूर्ण जनरल माना जा सकता है, ऐसी शख्सियत जिनकी बात जनरल को भी माननी पड़ती है। अगर तुमने दोबारा उनका अपमान किया, तो पलक झपकते ही तुम शिकार बन जाओगे। शुन कियानबुओ ने गहरी सांस ली। जी महाराज, उसने प्रणाम करते हुए कहा। उनके आश्रम में ज्यादा महिलाएं नहीं थीं, और जो थीं भी, वे सत्ता के मामले में ऊंचे पद पर नहीं थीं। उनमें पुरुषों के साथ बराबरी का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। और यह ठीक था, उनका यही उद्देश्य था, उन लोगों की रक्षा करना जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। उसने बस यही मान लिया कि यहाँ भी स्थिति वैसी ही होगी। कभी भी कुछ भी मानकर मत चलो, वान चाओ ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा और सैनिक को जाने के लिए कह दिया। तो क्या हम सप्ताह के अंत तक आपकी उम्मीद कर सकते हैं? यात्रा में कम से कम 1 दिन लगेगा। इस समय दोनों शहरों के बीच बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, संदेशवाहक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा। लियू वेई ने अपना सिर झुकाया और अपने अड्डे पर आने के बाद पहली बार उस आदमी की ओर देखा। तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? उसने सही निष्कर्ष निकालते हुए कहा। उनके सामने खड़े सिपाही के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी छा गई। उसने कुछ बार मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कुछ मिनटों बाद उन्होंने स्वीकार किया, मैं भाग्यशाली था कि पहली बार यहाँ पहुँच पाया, और मैंने सोचा था कि भीड़ में सुरक्षा होती है। लियू यूजेग आगे झुककर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे भारी वर्दी के कपड़े में हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं, जो उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। क्या तुमने उनका सामना किया या भाग गए? उसने पीछे झुकते हुए पूछा। मैं भाग गया, हकलाते हुए जवाब आया। इस बार शर्मिंदगी के मारे उसके चेहरे पर लाली थी। मुझे लगा कि मेरा संदेश ज्यादा जरूरी है। चारों आदमियों ने सहमति में सिर हिलाया। अगर उसने ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश की होती, तो वे उसे अपने हाल पर छोड़ देते। लेकिन चूंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी थी, इसलिए वे उसे अपने साथ वापस जाने देंगे। रेनरू जुबान से कहो कि जब तक हम जाने के लिए तैयार न हो जाएं, तब तक उसके लिए कोई जगह रहे। फिर उसे यहाँ भेज देना। इस बार संदेशवाहक ने वान चाओ और बाकी लोगों को सलाम किया और फिर मुड़कर पेंटहाउस से चला गया।
जैसे ही अजनबी के पीछे दरवाजा बंद हुआ, चेन ज़िहान ने टिप्पणी की, राजकुमारी खुश नहीं होंगी। नहीं, वह नहीं है। लियू यूजेग ने एक गहरी सांस लेते हुए सहमति जताई और अपनी उंगलियों में बिना जली सिगरेट को आगे पीछे रगड़ते हुए उसे घुमाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह डरी हुई है, लियू वेई ने कहा। वह जानता था कि बाकी लोग उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि वह क्यों डरी हुई है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, लियू यूजेग ने अपने बड़े भाई की ओर देखते हुए बुदबुदाया। अगर तुम मुझे तरीका बताओगे तो मैं कर दूंगा, लियू वेई ने झट से जवाब दिया। वह इस बात से नाखुश था कि वह अपनी रानी से सीधे संपर्क न रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यही तो समस्या है, हम नहीं कर सकते। दोनों भाई आमने सामने आ गए और जवाब आया। तुम समझ जाओगे, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। वह डरी हुई क्यों है? वांग चाओ ने अपने दूसरे कमांडर की ओर देखते हुए पूछा, और बात को पूरी तरह से बदल दिया। उस बात पर जोर देने का कोई फायदा नहीं था जो उसे खुद कहनी थी। अगर वह अपनी पत्नी को अपना नहीं मानना चाहता तो वह किनारे पर ही बैठा रह सकता था। तुम्हें नहीं पता, लियू वेई ने व्यंग्य और आश्चर्य दोनों भावों से पूछा। एक लड़की की रोमांचक यात्रा जो घोड़ा बनना चाहती थी। ब्रेनबेरीज। लिन मे ने जो जोखिम उठाया उसने सब कुछ बदल दिया। ब्रेनबेरीज। मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लियू वेई ने खुशी से झूमते हुए कहा। अब उसने उसके साथ एक ऐसी बात साझा की थी जो सिर्फ उन दोनों के बीच की थी। जब वह चाहेगी तब बताएगी। लियू वेई और वांग चाओ कुछ मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ठीक है, वांग चाओ ने हार मानते हुए कहा। तो फिर हमें अगले 2 दिनों में तय करना होगा कि किसे साथ ले जाना है और किसे छोड़ना है। चलो इसे उसके लिए थोड़ा आसान बनाते हैं, ठीक है? चारों आदमी सहमति में गुर्राए और फिर उठकर काम पर लग गए। योजनाएं बनानी थी और लोगों व सामान का बंटवारा करना था, लेकिन आदेशों का पालन करने और यूनिट के प्रति वफादारी के मामले में वे अपने आदमियों पर कितना भी भरोसा क्यों न करते हों, ली दायलू और उसके द्वारा बनाए गए सुरक्षित ठिकाने के मामले में कहानी बिल्कुल अलग थी। यह उसका घर था, ठीक उसी तरह जैसे उसका फार्म था, और वे ये सुनिश्चित करने के लिए किसी को भी मार डालेंगे ताकि वह यहाँ वापस आ सके और सब कुछ पहले जैसा ही रहे। नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और हर मामले में पहले चरण का ध्यान रखा जाएगा। जब आदमी अपने अपने काम में लग रहे थे, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर लियू वेई ने सामने खड़े आदमी को देखा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, रूखे स्वर में जवाब आया। क्यों? आपकी यूनिट तो यही है, लियू वेई ने बताया। दूसरे व्यक्ति ने लियू वेई की निगाहों से नजरें मिलाने से बचते हुए कहा, मैंने अफवाहें सुनी हैं। मुझे सिटी वाई जाना है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्यों? मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई और उसका परिवार वहाँ मौजूद होंगे। अगर वे वहाँ हैं, तो मैं उन्हें अपने साथ वापस लाना चाहता हूँ। और अगर वे वहाँ नहीं हैं, क्या आप उनके वहाँ होने की संभावना के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं? तो कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि मैंने कोशिश तो की। ठीक है, तुम आ सकते हो। मैं ली दायलू को बता दूंगा। धन्यवाद, दूसरे व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मानो लियू वेई ने उसे चांदी की थाली में पूरी दुनिया परोस दी हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, फैंग डोंग यांग। मुझे पछतावा मत होने देना। अध्याय 183। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैंने बेस छोड़ने वाले हम 105 लोगों के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया था, बाकी सामान दूसरों के लिए छोड़ दिया था। मैंने हर व्यक्ति के लिए तय मात्रा से ज्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब युद्ध शुरू होगा तो उन्हें अपने पास मौजूद हर चीज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आधे सोलर पैनल और बैटरी छोड़ने को तैयार थी, लेकिन मैं उन सबको नहीं छोड़ सकती थी। भले ही उन लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि हम 2 हफ्ते से भी कम समय में वापस आ जाएंगे, फिर भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी और मैं वही लेकर जाऊंगी जो मुझे चाहिए। इसका मतलब यह था कि जब हम दरवाजे से बाहर निकले और उसे पीछे से बंद कर दिया, तब तक पूरा पेंटहाउस पूरी तरह से खाली हो चुका था। रसोई के उपकरण, पेंट्री, कुर्सियां, सोफे, गद्दे, सब कुछ। अगर ये सब पेंटहाउस में था, तो अब मेरे कमरे में पड़ा था, उस नए घर का इंतजार कर रहा था जिसे हम अपना घर कहेंगे। क्या मैं ठीक थी? बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी और यह साफ दिख रहा था। लेकिन मैं ये करूंगी।
मैं अपने साथियों के साथ कहीं भी जाऊंगी और सच कहूं तो मुझे किसी न किसी तरह के रोमांच की जरूरत थी। लेकिन जमीन पर खेती करने और अनलिमिटेड मिठाइयाँ खाने की मेरी बड़ी योजना धरी की धरी रह गई। लेकिन मैं जिंदा रहने में माहिर थी, इसलिए मैं ज़ॉम्बीज़ को मारती, उनकी ज्वालाओं को सोख लेती, अपने आदमियों के लिए बनी महिलाओं को ढूंढकर उन्हें मार डालती और शायद, बस शायद, अपने ठिकाने में केक का स्टॉक फिर से भरने का काम भी कर लेती। मतलब, मैं सोच रहा था कि हमारे अगले घर के चारों ओर मगरमच्छों से भरी खाई हो और एक लेजर बीम हो जो किसी भी घुसपैठिए को 2 टुकड़ों में काट दे, या फिर एक भूमिगत घर हो जिसका प्रवेश द्वार ही न मिले। अरे हाँ, अगर यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी होता तो शायद मैं अपना अगला घर वहाँ बनाने के बारे में सोचता। ऐसी जगह जो चिल्लाकर कहे, अंदर आना मना है। शायद तब लोग मेरे लोगों से मदद मांगना बंद कर देंगे, और शायद तब वे आखिरकार फोन उठाना बंद कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वे इस दुनिया के नायक हैं, इसलिए शायद ये संभव न हो। वे लोग यहाँ रुकने वाले आदमियों को आखिरी समय के आदेश दे रहे थे, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अभी भी अपने अगले ठिकाने मतलब घर के लिए जरूरी अलग अलग पहलुओं के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने अपने पास आ रहे नए आदमी को नोटिस नहीं किया। उसने गला साफ किया और मेरी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देखने लगा। जी, FNG, मैंने पूछा। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे मेरा दिया हुआ उपनाम पसंद है या नहीं। तुम क्या चाहते हो, FNG? उसने उलझन में पूछा और अंत में मेरी ओर देखा। साला नया लड़का है, मैंने उसे स्पष्ट किया, क्योंकि सच कहें तो हम सब भले ही उसके अड्डे की ओर जा रहे थे, लेकिन वह हम सबके बीच अजनबी ही था। ठीक है, उसने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। खैर, मुझे लगता है कि मुझे उससे बहस न करने के लिए उसे शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है, 100 लोगों के साथ वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, और वो भी तब जब रास्ते में कोई ज़ॉम्बी न मिले। पहली बात, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। अगर आपको सिर्फ एक ज़ॉम्बी दिखे तो समझ लेना कि वो हमारा जासूस है। दूसरी बात, ट्रैफिक के हिसाब से हमें शायद 3 घंटे लगेंगे। और कुछ? मैंने वान चाओ और लियू यूजेक को अपनी बात खत्म करते देख पूछा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सिर्फ 3 घंटे लगे, नए लड़के ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ठीक है, चलो यही करते हैं, मैंने कहा और उन आग से सुरक्षित दरवाजों से अंदर जाने लगा जो हमें मेरे पास मौजूद सभी SUV, ATV और RV तक ले जाते थे। क्योंकि सच तो यह था कि मैं उन्हें यहाँ उनके लिए छोड़ने वाला नहीं था। मैंने उनके लिए एक पूरी तरह से तैयार बेस छोड़ा था। उन्हें मेरी गाड़ियां नहीं मिलने वाली। FNG मेरे ठीक पीछे पीछे चल रहा था और लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। अगर वह काफी देर तक मेरे साथ रहता तो शायद मैं उसका नाम जानने की कोशिश करता, लेकिन अभी के लिए मैं उसे एक अनफिट खिलाड़ी मान रहा था, और जब तक वह खुद को साबित नहीं कर देता तब तक वह FNG ही था। जब तक मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचा, वांग चाओ और बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे और बाकी 100 आदमी गाड़ियों के पास हमारा इंतजार कर रहे थे। किसी की तरफ देखे बिना कुछ बोले मैंने अपनी RV का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ड्राइवर वहां नहीं है तो मैं गुस्से में बाहर निकला और उन आदमियों को घूर कर देखा। लियू होंग ताओ कहाँ है? मैंने पूछा। वह यहीं रुकेगा, लियू वेई ने मेरे सामने आकर जवाब दिया। ठीक है, मैंने जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि उसके न आने से मैं सच में परेशान थी, लेकिन मेरी RV कौन चलाएगा? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इस बार फैंग डोंग यांग आपका ड्राइवर होगा, लियू वेई ने मेरी ओर देखते हुए कहा, ये देखने के लिए कि मैं इस बदलाव से कितना परेशान होऊंगा। बहुत बढ़िया, मैंने जवाब दिया। क्या हम चल सकते हैं? क्या आप जाने के लिए इतने उत्सुक हैं? चेन जी हान ने मेरी RV में प्रवेश करते हुए पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे पट्टी को झटक कर हटा दिया हो। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रही तो पता नहीं यहाँ से जाने की हिम्मत मुझ में बचेगी या नहीं, मैंने सड़क पर बने अपने घर में उसके पीछे जाने से पहले कहा। इससे पहले कि मैं ज्यादा अंदर जा पाती, लियू वेई ने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे वापस खींच लिया। तुम ठीक हो? मैंने उलझन में माथे पर शिकन के साथ पूछा। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लियू वेई ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले योजना बनाई थी। नियम नंबर 1, बस यही। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे और करीब खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलेंगे। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। यह आदमी पहले दिन से ही मेरे साथ था।
वांग चाओ के उतार चढ़ाव भरे दौर में भी वह मेरे साथ खड़ा रहा, और यह बात मेरे लिए किसी भी तरह के सामान से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। मैं उनमें से किसी के भी सामने, यातना के बावजूद भी, ये बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि वे आपूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे थे। मैंने उसका गाल सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चलो ज़ॉम्बीज़ को मारकर थोड़ा मजा कर लेते हैं। इसे हम गहन प्रशिक्षण समझ लेते हैं। हम तुम्हें वापस यहीं ले आएंगे, या फिर फार्म पर। तुम जहां भी जाना चाहोगी हम वहीं जाएंगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे वादा किया, ताकि मैं उसकी गंभीरता को समझ सकूं। मुझे पता है, मैंने अपने पंजों पर खड़े होकर उसे प्यार से चूमा। लेकिन अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। मुझे कई जगहों पर जाना है और कई काम निपटाने हैं। उसने हंसते हुए जवाब दिया और मेरे माथे पर एक छोटा सा चुंबन दिया। फिर आरवी से बाहर निकलकर उस हल्के नीले रंग की एसयूवी में बैठ गया जो इस काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी होगी। मैं मुड़कर सोफे के पास गई जहां चेन जी हान बैठा था। मैंने कार्मेल कॉर्न का एक पैकेट उठाया जो मैंने कार्मेल कॉर्न के ऊपर वाले डिब्बे में रखा था, और उसके बगल में बैठकर खाने लगी। क्या तुम्हारी ही किस्मत खराब थी? मेरे बगल में बैठना पड़ा, मैंने उससे पूछा। तभी उसने रिमोट चालू किया जिससे टीवी की आवाज़ कम हो गई ताकि हम अपनी रोड ट्रिप के दौरान कुछ देख सकें। मतलब टिम के यहाँ कॉफ़ी और डोनट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इसे वसंत ऋतु की सड़क यात्रा माना जा सकता है। चेन जी हान ने धीरे से हंसते हुए मुझे अपनी बाहों पर उठाई ताकि मैं उसके नीचे सिमट सकूं। बाकी सब जानते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे पास रहने के लिए उनसे भी लड़ सकता हूं, और ज़्यादातर ने इसे स्वीकार कर लिया है, उसने कहा और ईएमपी से पहले डाउनलोड की गई फिल्मों में से एक चला दी। सौभाग्य से टीवी उस समय मेरे पास ही था, इसलिए वह चल रहा था। फिर भी अगर तुम यहाँ फंस जाते तो मुझे बुरा लगता, मैंने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न उठाते हुए कहा। ये सरासर झूठ था क्योंकि मुझे उसके मेरे बगल में होने से जरा भी बुरा नहीं लगता। जरूर, उसने मेरी नकल करते हुए कहा। चलो इसी पर चलते हैं। मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैंने उसकी तरफ देखा। अब क्या तुम इससे संतुष्ट हो या कुछ और करना चाहोगे? ये जानते हुए कि यह एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें एक सनकी बिल्ली वाली महिला दुनिया को बचाती है, मैं इसे देखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक था। फिल्म शुरू होते ही फैंग डोंग यांग आरवी में दाखिल हुए और उन्होंने हमें आधे अधूरे मन से अभिवादन किया। नमस्कार, मेरा नाम फैंग डोंग यांग है और मैं इस यात्रा में आपका ड्राइवर रहूंगा। याद रखें, अगर आपको सेवा पसंद आए तो कृपया यात्रा के अंत में मुझे 5 स्टार रेटिंग दें। मैं आपको समय पर आपके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई ज़ॉम्बी खा जाए तो कृपया अपनी रेटिंग में इसका जिक्र न करें। मुझे इसकी ज़रूरत है। हमारे साथ मजाक करते हुए उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अगर तुम्हें 5 स्टार चाहिए तो कम बात करो, ज्यादा गाड़ी चलाओ, मैंने उसे जीप चिढ़ाते हुए कहा। अब गाड़ी चलाने का समय आ गया था। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 184। हम गाड़ी चला रहे थे और अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे कि अचानक भयंकर तूफान आ गया। हम अभी उस हिस्से तक ही पहुंचे थे जहां उस सनकी बिल्ली वाली महिला ने सिग्नल को डिकोड कर लिया और पता लगाया कि एलियन सिग्नल एसओएस नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन क्या किसी ने उसकी बात सुनी? नहीं। मैं चेन जी हान से बड़बड़ा रहा था कि अगर उन्होंने उस महिला की बात सुन ली होती तो फिल्म कितनी छोटी हो जाती। तभी अचानक आरवी जोरदार ब्रेक के साथ रुकी जिससे मैं लगभग सोफे से गिर ही गया। सौभाग्य से चेन जी हान मुझे पकड़ने में बहुत माहिर थी, वरना मैं उड़कर दूर जा गिरता। उसके लिए क्षमा करें, फैंग डोंग यांग ने खिड़की से हमारे सामने खड़ी आरवी की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने चेन जी हान के हाथ पर थपथपाते हुए कहा और उसे जाने दिया। आरवी से उतरकर मैं काफिले के आगे गया ये देखने के लिए कि अचानक रुकने का क्या कारण था। मेरा मतलब है, ये वाहन एक दो झुंडों को तो कुचल ही सकते हैं, एक इंसान की तो बात ही छोड़ो, इसलिए अचानक रुकने का कोई कारण नहीं था। क्या चल रहा है? मैंने एफएनजी से पूछा, जो पहली एसयूवी के ठीक पीछे खड़ा था। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि तीनों आदमी एक सीधी लाइन में खड़े थे और उनके कुछ आदमी दोनों तरफ खड़े थे, सबने बंदूकें तान रखी थी। एफएनजी ने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। ठीक है, अच्छी बातचीत रही, मैंने आंखें घुमाते हुए कहा और अपने आदमियों की तरफ चल पड़ा। एफएनजी से बाद में निपट लूंगा, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। वांग चाओ और लियू यूजेक के बीच चलते हुए मैंने अपने सामने देखा। वहां एक ऐसा दृश्य था जिसकी मुझे इस समय बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दृश्य किसी मैड मैक्स फिल्म के सीन जैसा था।
हमारे सामने मौजूद कुल 20 वाहन पूरी तरह से पुनर्निर्मित थे, जो देखने में अकल्पनीय लग रहे थे। कुछ वाहनों में ड्राइवर की सीट 6 से 8 फीट ऊपर थी और ड्राइवर के चढ़ने उतरने के लिए सिर्फ एक रस्सी की सीढ़ी थी। कुछ अन्य वाहनों के आगे भेड़िए के सिर जैसा कुछ लगा हुआ था और उनके शरीर और पहियों के चारों ओर नुकीले कांटे बिखरे हुए थे। बाहर लगे नीले, बैंगनी और लाल खून को देखकर मैं केवल यही अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया था। लेकिन वाहनों से ज्यादा मुझे सोचने पर मजबूर करने वाले इंसान थे। मुझे चमड़े की पैंट और नुकीले गहने तो बर्दाश्त हो रहे थे जो हर कोई पहने हुए था, लेकिन उनके चेहरे से लटकते मांस के टुकड़े, उनकी आंखों में पागलपन भरी नजरें और उनके दांतों से बाहर निकला बैंगनी मांस देखकर मुझे उल्टी आने लगी। ये जानकर अच्छा लगा कि सर्वनाश की शुरुआत में ही रिवर्स इतने विकृत थे। मैंने सोचा था कि 4 साल बाद जो मैंने अनुभव किया होगा वही उनका जन्म होगा, लेकिन मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। अब हम क्या करें? वान चाओ ने अपनी बाहें छाती पर बांधे हुए पूछा और अपने सामने करीब 15 फीट की दूरी पर खड़े लुटेरों की कतार को देखने लगा। जब से मैं वहां पहुंचा था वे 1 इंच भी नहीं हिले थे, इसलिए मैं यही अनुमान लगा सकता था कि वे नेता के आने का इंतजार कर रहे थे। वे शायद सबसे ज्यादा संकी लोग थे जिन्हें मैंने कभी देखा था, लेकिन वे हमेशा सरदार की बात मानते थे। यह एक अच्छा सवाल है, मैंने अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए कहा। उनमें से एक के जबड़े से मांस का एक बड़ा टुकड़ा लटका हुआ था, मुंह बंद होने पर भी उसके दांत और जबड़ा साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी चोटों के साथ, जिनमें से ज्यादातर उसने खुद को पहुंचाई थी, वे अभी भी कैसे जीवित हैं। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ज़ॉम्बी शार्क घूम रही थी जो इंसानों को मवेशियों की तरह खा रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ना होता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? लियू वेई ने सामने मौजूद खतरे से अपनी निगाहें हटाए बिना पूछा। मैंने गुनगुनाते हुए चेन सी हान के सहारे पीठ टिका ली। लगभग 1 साल तक उनके साथ रही, मैंने अपने आसपास के पुरुषों के तनाव को अनदेखा करते हुए कहा। पहले तो वे इतने सहज नहीं थे, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद तनाव और भी बढ़ गया था। मजेदार रहा होगा, लियू यूजेग ने कहा। उसकी नजरें एक रिवर पर टिकी थी जो अपने हाथ में पकड़ी माचेटी से खून चाट रहा था। खून नीला था, इस बात पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और ये सब बकवास है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या हम उन्हें मार डालें? चेन जी हान ने पूछा। उसकी छाती मेरे पीछे कांप रही थी। मैंने हाँ में जवाब दिया। हम मार डालेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, मैंने कहा। मेरी नज़रें हमारे सामने बढ़ते हुए रिवर्स और वाहनों पर टिकी थी। कई वाहनों के आगे के बोनट पर ज़ॉम्बी बंधे हुए थे, उनके सिर और दांत किसी भी नज़दीक आने वाले को चीर-फाड़ करने को तैयार थे। ये नज़ारा देखकर मैंने भौहें चढ़ा लीं। मैंने धीमी आवाज में कहा। जब मेरे आसपास के लोगों ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा, तो मैंने कंधे उचका दिए। यह ज़ॉम्बी एक बड़े आकार अलार्म का काम करता है। कोई भी अपने अंगों के साथ उस चीज के पास नहीं जाएगा। वान चाओ ने कंधे उचकाते हुए अपना ध्यान हमारे सामने के दृश्य पर वापस केंद्रित कर लिया। अगर हमें उन्हें मारना ही है, तो बेहतर होगा कि हम इसे जल्द से जल्द कर दें। जितना अधिक हम इंतजार करेंगे, उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। देखो, आमतौर पर मैं तुमसे सहमत होता, लेकिन इस मामले में नहीं। लुटेरे घास की तरह होते हैं। तुम उन्हें उखाड़ तो सकते हो, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से नहीं उखाड़ते या कुछ जड़ें पीछे छोड़ देते हो, तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें पता है ना कि घास सचमुच तुम्हारा पीछा करके तुम्हें मार नहीं डालती? लियू यूजेग ने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, घास में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आदमियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कुतिया, उसने आधे मन से कहा जब उसे मेरा मजाक समझ में आया। लेकिन सच में, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे सब यहाँ न आ जाएं। अगर आपने उनके कबीले के किसी भी सदस्य को जिंदा छोड़ दिया या उसे भागने दिया, तो वे आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मर न जाएं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे अपने शिकार कैसे ढूंढते हैं या पूरे देश में लोगों का पीछा कैसे करते हैं, लेकिन एक बार पकड़ में आ जाने पर हालात बहुत खराब हो जाते हैं। इस बार चेन जी हान ने अविश्वास से कहा। मुझे उनकी कोई भी हरकत सुंदर नहीं लगती। वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी लुटेरे लाल सागर की तरह 2 भागों में बंट गए और एक आदमी आगे आ गया। यह आदमी, अगर आप उसे आदमी कह भी सकते हैं, तो मानो साक्षात मौत का अवतार था। वह लगभग 7 फीट लंबा था, चौड़ी छाती वाला, और उसके सिर पर एक विशाल भेड़िए की खोपड़ी थी,
जिसने उसके चेहरे के सारे भाव छिपा रखे थे। वह आगे बढ़ा, उसके नंगे पैर कीचड़ में निशान छोड़ते हुए हमारी ओर आ रहे थे। उसकी निगाहें, अगर थी भी, तो मुझ पर टिकी हुई थी और मैं देख सकता था कि उसके हाथ दोनों हाथों में पकड़ी 2 कुल्हाड़ियों को बार बार जकड़ और खोल रहे थे। उसके गले से खून बहकर उसकी नंगी छाती पर गिर रहा था। उसके शरीर पर बस एक कपड़ा था जो उसके उस हिस्से को ढके हुए था जिसे मैं कभी भी बिना कपड़ों के देखना नहीं चाहता था। वह हमारे ठीक 5 फीट आगे आकर रुक गया। इतनी नज़दीक से भी वह बाकी लोगों से कहीं ज्यादा लंबा दिख रहा था। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उसकी नाभि तक ही पहुंच पाई थी, और यह सोचकर मुझे घिन आ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों पक्ष एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। एक दूसरा लुटेरा नेता के पीछे आया, उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया और नीचे सड़क की ओर देखने लगा। फटी हुई चमड़े की पैंट पहने, कंकाल जैसे दिखने वाले उस लुटेरे की साफ आवाज आई, सरदार ने तय किया है कि तुम अपना सामान, वाहन और औरतें यहीं छोड़ दोगे और वह तुम में से आधे लोगों को जाने देगा। नहीं, वांग चाओ ने कहा, उनके हाथ अभी भी बंधे हुए थे, जरा भी भयभीत नहीं थे। मुझे उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। कम से कम हमारे पीछे खड़े आधे आदमियों ने तो प्रस्ताव रखे जाते ही एक घूंट भर लिया था। अगर वे थोड़े संयमित न होते तो मुझे लगता है कि वे शायद पेशाब ही कर देते। लेकिन उनकी बात सही है, कोई भी रिवर्स के लिए तैयार नहीं हो सकता था। तो तुम सब मर जाओगे और जो चाहोगे वो हम रख लेंगे, घुटनों के बल बैठे कंकाल ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। इस कबीले के मुखिया की बेजान निगाहें जरा भी नहीं हटी। उसने आदमियों की तरफ देखने की जहमत ही नहीं उठाई, बस मुझे घूरता रहा। मैंने मुस्कुराते हुए अपने आदमियों को एक तरफ धकेल दिया और उस विशालकाय के सामने खड़ा हो गया। मेरी माँ की बेटी एक जंगली है, मैंने रुकते हुए गाया। लेकिन तुम ये जानते हो, है ना? अध्याय 185। मेरी बातों पर भेड़िए के जबड़े के नीचे का चेहरा मुस्कुरा उठा। मैं तुम्हें रानी बना सकता हूँ, एक गहरी आवाज आई जिसने मानो धरती को कपकपा दिया। मैंने उसकी बातों के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। और तुमने मेरे आदमियों को धमकी दी है। मेरे साथ तुम्हें 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने जवाब दिया और मैंने देखा कि उसके शब्दों पर मेरे आदमी गुस्से से भड़क उठे। मैं तो बस जोर से हंस पड़ा। माफ करना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मैंने उसकी नुकीली ठुड्डी से नजरें हटाए बिना कहा। लेकिन अब अल्टीमेटम देने की बारी मेरी है। मुड़कर चले जाओ, वरना मैं और मेरे साथी यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे साथियों में से कोई भी बचकर न निकल पाए। मैं अपने और अपने साथियों के बीच के संबंधों में चिंता महसूस कर सकती थी, लेकिन बाहर से उनका भाव अपरिवर्तित रहना मेरे लिए बहुत मायने रखता था। उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं इसे संभाल लूंगी, और मैं ऐसा ही करूंगी। वांग चाओ, इन्हें आपस में लड़ा दो। लियू यूजेग, अपना कोहरा भेजो और इन सबको मार डालो, मैंने बंधनों के बीच से कहा। इन सबको मरना होगा, लेकिन हम एक भी मछली को अपने जाल से नहीं बचने दे सकते। तुम अपनी माँ की बर्बर बेटी हो, उस दैत्य ने फुसफुसाते हुए कहा, जो मुझे यकीन था कि फुसफुसाहट में कहा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवा में किसी तलवार के चलने की आवाज हो। मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं अपनी आवाज धीमी नहीं करूंगी, मैंने गाना जारी रखते हुए जवाब दिया। और तुम मेरी रानी नहीं बनोगी? मेरे सामने खड़े उस राक्षस ने पूछा। नहीं, मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा। क्यों? उसने गुस्से में पूछा। मेरी माँ का बच्चा अंधेरे में नाचता है, मैं गुनगुनाते हुए आगे पीछे झूमने लगी। यह उन गानों में से एक था जो मेरे अस्तित्व के हर हिस्से को छूता हुआ प्रतीत होता था। और इस मामले में ये सही था। अगर इसका मतलब मेरे आदमियों की रक्षा करना था, तो मैं अंधेरे में भी नाचने को तैयार थी। मुझे शरीरों की जमीन पर गिरने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, और अगर मैं सुन सकती थी, तो वह विशालकाय भी जरूर सुन सकता था। उसका ध्यान पूरी तरह से मुझ पर केंद्रित रखने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी बैंगनी ज्वाला का आह्वान किया और अपने हाथों को हथेलियों को ऊपर की ओर करके बगल में फैला लिया। मैंने ज्वाला को अपनी बाहों से ऊपर की ओर बढ़ने दिया जब तक कि उसने मेरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। इस यात्रा के लिए मैंने जीन्स और स्वेटर जैसे साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी मेरा लुक बैंगनी मोमबत्ती जैसा आकर्षक लग रहा था। उस दैत्य ने अपना ध्यान फिर से मेरी ओर मोड़ा। उसकी असीम आंखें ज्वालाओं के मार्ग का अनुसरण कर रही थी, उसका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था। वह कांप रहा था जब उसने अपनी एक कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी और मुझे बचाने वाली आग को छूने की कोशिश में आगे बढ़ा। उसकी उंगलियों के सिरे आग से छू गए और वह दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। उसे इस दर्द की उम्मीद नहीं थी। दूसरी कुल्हाड़ी गिराकर उसने मुझे छूने की कोशिश में दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था, जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होता है।
उसने दूसरे हाथ से मेरी बांह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे वही समस्या फिर से हुई। हाथ झटक कर पीछे खींचते हुए उसने उसे होठों तक उठाया और हथेली पर उभरे जले हुए छालों को चाटा। उसने अपना सिर झुकाया और मेरी ओर देखा, जब मैंने आग की लपटों को थोड़ा सा पीछे खींचा, ये सोचकर कि यही उसका मौका है, उसने मेरी बाहें पकड़ ली और मुझे इतनी जोर से जकड़ा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी बाहें दबाव से चकनाचूर क्यों नहीं हो गईं। लगभग 2 हिस्सों में मुड़ी हुई भेड़िए की खोपड़ी मेरे चेहरे पर आ गिरी। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां काले छेद किसी खालीपन के सागर जैसे लग रहे थे। मेरी रानी, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द लगभग समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें सुन सकता था, और मेरे आदमी भी। उनकी रानी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मृत्यु। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द कहा, मैंने हम दोनों को बैंगनी ज्वाला में नहला दिया। उसके हाथों की त्वचा मेरी त्वचा में पिघल गई, जिससे वह मुझसे दूर नहीं हट सका। वह दर्द से कराहते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे कान बज रहे थे, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को अपनी लौ में तब तक प्रवाहित करना जारी रखा जब तक कि उसके हाथ, जो मेरी बाहों पर टिके थे, राख में तब्दील नहीं हो गए। राख उसकी कलाई से लेकर उसकी बाहों तक फैलती गई और तब तक फैलती रही जब तक कि उसका पूरा शरीर काला होकर हवा में उड़ नहीं गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बाकी सब मर गए। मैंने अपनी बाहों पर लगे काले धब्बों को झाड़ते हुए पूछा। जब मेरे साथियों ने कुछ मिनटों तक जवाब नहीं दिया, तो मैंने उनकी तरफ देखा। वे मर चुके हैं। लियू वेई ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हुए पुष्टि की। उसने अपनी शक्तियों से एक कपड़ा गीला किया और मेरे हाथ धोने लगा, मुझसे भी बेहतर तरीके से मुझे साफ कर रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अच्छा है, मैं सब कुछ जला दूंगा और फिर हम निकल जाएंगे। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया और अब एफएनजी मुझे बता पाएगा कि उसने ही मुझे पहले बताया था। मैंने बड़बड़ाते हुए लियू वेई के हाथ को पकड़ा और बाकी बचे रिवर्स के शवों को जलाने के लिए एक बैंगनी लौ निकाली। मैं जो कुछ भी हुआ उसका कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि हमने उन सबको मार गिराया या नहीं, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मेरी आग की लपटों से उनके टैंकों में आग लग गई और उनकी गाड़ियां फट गईं। धमाकों की आवाज़ हवा में गूंज उठी। हमें चलना चाहिए, मैंने जल्दी से मुड़कर कहा। मैं ये कैसे भूल गया कि धमाके से उड़ते वाहनों के कंपन से ज़ॉम्बी आकर्षित होंगे। नीली शार्क को शोकगीत शार्क यूं ही नहीं कहा जाता था। मृतकों के लिए प्रार्थना सभा। और यहाँ बहुत सारे शव थे, और अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मुझे पता था कि ज़ॉम्बी रिवर्स को हाथ नहीं लगाएंगे, डर के मारे उनका स्वाद खराब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम उनके खाने की लिस्ट में नहीं थे। और जल्द ही ज़ॉम्बी का एक पूरा झुंड आने वाला था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और लगभग दौड़ते हुए अपने आरवी की ओर बढ़ा। हमें अभी निकलना होगा, मैंने वान चाओ को आवाज़ दी, ये जानते हुए कि वह मेरी चिंता को समझ जाएगा। मुझे बैठने का मौका भी नहीं मिला था कि मेरा आरवी तेजी से आगे बढ़ा और रफ्तार पकड़ ली। चेन जी हान छत को पकड़े हुए मेरी ओर मुस्कुराया। फिल्म फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या सच में आप यही कहना चाहते हैं? आपके पास कोई सवाल नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कुछ भी नहीं? चेन जी हान ने अपनी भौहें उठाई और अपना निचला होंठ बाहर निकाला। नहीं, जब तुम तैयार हो जाओगी तब हमें बताना। तब तक हमें एक फिल्म देखनी है, और इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मेरे पुरुष सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने अपने बगल में सोफे पर हाथ फेरा और जैसे ही वह बैठा, मैं उसकी बाहों में सिमट गई। मैं नहा लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने कहा और आराम से लेटते हुए अपनी जगह से एक कंबल निकाल लिया। कोई बात नहीं, उसने मुझे बाहों में भरते हुए आश्वस्त किया और फिल्म चालू कर दी। बस इस बात पर कोई टिप्पणी मत करना कि उस पागल बिल्ली वाली महिला सही थी। इस मामले में मैं गलत था। बाकी का सफ़र योजना से कहीं ज़्यादा सुचारू रूप से बीता और हम 2.5 घंटे से कुछ ज़्यादा समय में सिटी वाई सेंचुरी बेस तक पहुंच गए। ले लो, नौसिखिए, मैं सही था, लेकिन हमारा जो स्वागत होने वाला था वह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। कोई मुझे बताएगा कि हम गेट के इस तरफ क्यों बैठे हैं जबकि मदद के लिए तो वे ही हमारे पास आए थे? मैंने अपने साथियों से पूछा जब मैं उस आरवी से बाहर निकला जिसमें मैं 1 घंटे से बैठा था। मतलब, चेन जी हान ने मुझे और फिल्में दिखाकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा थी, जिसके बाद मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया। हम वहां इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था। उनका हमें इस तरह इंतजार कराना सरासर बकवास था। हम मेजर जनरल के आने और अंदर जाने की इजाज़त देने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्हें हमारी गाड़ियों से भी दिक्कत है। अगर वे हमसे गाड़ियां छीनने का कोई तरीका ढूंढ रहे हों तो मुझे हैरानी नहीं होगी, वांग चाओ के बगल में खड़े लियू वेई ने बड़बड़ाते हुए कहा। दोनों आदमी आगे वाली एसयूवी के बोनट पर टिके हुए थे, उनके पैर टखनों पर क्रॉस किए हुए थे और हाथ छाती पर बंधे हुए थे। काले रंग के टाइट स्वेटर और काली कार्गो पैंट पहने हुए वे देखने में बेहद आकर्षक लग रहे थे। चलो प्रलोभन का विरोध करने में उनकी मदद करते हैं, मैंने अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा। क्या सब लोग बाहर आ गए हैं? सभी 100 आदमियों की गिनती सुनिश्चित करने के बाद मैंने सभी एसयूवी, आरवी और एटीवी को वापस अपनी जगह पर रख दिया और अपने आदमियों के बगल में खड़ा होकर ये देखने का इंतजार करने लगा कि आगे क्या होने वाला है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।